नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों के रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं लालकुआं से, जहां संजय नगर की निवासी साक्षी कार्की ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 92.60% अंक लाकर नैनीताल जनपद में टॉप किया है। साथ ही बंदुकता और नैनीताल जनपद का नाम भी रोशन करने का काम किया। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने 500 में से कुल 463 अंक प्राप्त किए और प्रदेश में 22वीं रैंक हासिल की है। तो वहीं शिवांग हल्दीचौड़ के ही खष्टी देवी उच्चतर माध्यमिक में नैनीताल जनपद में प्रथम आए हैं। उन्होंने 500 में से 477 अंक प्राप्त किए। शिवांग की माता राधा मिल्कानी ने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके अलावा विशाल जोशी ने नैनीताल जनपद में हाई स्कूल की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विशाल स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने की सोच रहा है। मेरा नाम साक्षी कार्की है। मैं आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और सबसे पहले मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने बिना कोचिंग के ये मुकाम हासिल किया है। मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हाँ, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। हाँ, मेरी दादी का, मेरे चाचा चाची सभी का, गुरुजनों का, मेरी बुआ का और मेरे भाई बहनों का, सभी का। नाम विशाल जोशी है। मैं 40 ग्रेड में हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। तो मेरी रैंक ज़िले में नंबर 1 आई है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई है। मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और मेरे को सही मार्गदर्शन दिखाया, जिससे कि मैं एक अच्छे नंबर ला सकूँ। परिवार में मेरे भाई ने मेरी साइंस में मदद करी और सब्जेक्ट में भी मदद करी। मेरे पापा ने एसएसटी में भी मदद करी और मेरी मम्मी ने पढ़ने के लिए। और इस बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अभी तक हरीश रावत ने चुप्पी साधी थी। लेकिन हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने इस चुप्पी को तोड़ दिया और हरीश रावत ने कहा कि चंपावत चुनाव का परिणाम पहले से ही तय था, मगर जिस तरह से जीत का मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरे भाजपा सरकार में मची हुई थी, उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है। हालांकि हरीश रावत ने चुनाव में मिली करारी हार के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया और कहा है कि हार की जिम्मेदारी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। हरीश रावत ने इस दौरान चंपावत उपचुनाव में मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया वाली बयान दिया है और कहा कि वो राज्य के लिए चिंताजनक है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। नाम तो पहले से ही तय था, मगर जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाने की होड़ लगी रही पूरी सरकार में, कितना मार्जिन बढ़ा दिया जाए, वो उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा जो है राज्य की राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। वो पार्टी तय करेगी, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे, मगर हमको देखना यह है कि जो लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, लोकतंत्र को कुचलने की, लोगों की आवाज को कुचलने की, प्रतिपक्ष सशक्त रहेगा तो उससे। और हरिद्वार में शातिर टप्पेबाज महिलाओं का एक गिरोह सक्रिय हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हरिद्वार से आपको बता दें, जहां पर हरिद्वार में ये शातिर टप्पेबाज महिलाओं का गिरोह सक्रिय होता नजर आया। आपको बता दें कि इन महिलाओं ने एक वारदात को अंजाम दिया जो सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल ऑटो से उतरकर जाती हुई दिखी ये शातिर महिला गैंग और सीसीटीवी में चोरी की एक वारदात कैद हुई है, जहां ऑटो रिक्शा में बैठी सवारी के पर्स में से ये गैंग पैसे और सोने चांदी के जेवरात उड़ाती नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि रविवार के ही दिन 12 बजे का एक सीसीटीवी फुटेज है जो वायरल हुआ है, जहां महिला के पर्स से लाखों के जेवर उड़ा लिए गए और पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और इन शातिर महिलाओं को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर महिलाओं का एक गिरोह सक्रिय बताया जा रहा है, जिसको देखते हुए अब पुलिस भी सीसीटीवी के आधार पर इन महिला गैंग के सदस्यों को पकड़ने की तैयारी कर रही है। और आपको बता दें कि हाल ही में एक ऑटो रिक्शा में बैठी ये महिला नजर आई थी, जिन्होंने सफर के दौरान महिला यात्री के पर्स से
जेवर चोरी कर लिए हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां स्पेशल टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद आज एक बार फिर से हरिद्वार जनपद से ड्रग्स विभाग निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में अपने स्तर पर भी लक्सर में मेडिकल स्टोरों में अचानक छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया, साथ ही कई मेडिकल स्टोरों में ताला जड़कर भी अधिकारी चले गए। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया है कि बीते लंबे वक्त से लक्सर नगर और देहात क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी को गंभीरता से लेते हुए उनकी टीम द्वारा नगर और देहात क्षेत्र में औचक निरीक्षण को अंजाम दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि देहात में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे मेडिकल स्टोर, जिन्हें सीज करते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दरअसल अक्सर के डुप्लीकेट मेडिसिन स्टॉक समेत नशीली दवाइयों से संबंधित सबसे ज्यादा शिकायतें सुर्खियों में छाई रही। इसी बीच ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती द्वारा समय समय पर इसके खिलाफ अभियान चलाया जाता रहा, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नकली और नशीली दवाइयों के काले कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। और इसी बीच में एक और कार्रवाई सामने आई है, जहां पर ड्रग माफियाओं में अब हड़कंप नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर कुछ क्लिनिक्स के संचालन किए जा रहे हैं, वहाँ पर दवाइयाँ बेची जा रही हैं। तो इसी के चलते आज मेरे द्वारा यहाँ के जो देहात क्षेत्र हैं, कुआंखेड़ा एंड जैनपुर खुर्द और नवादा के कुछ क्षेत्रों में विजिट किया गया और वहाँ पर कुछ क्लिनिक का संचालन किया हुआ जा रहा है और जो कि मतलब दवाइयाँ सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, खुली दवाइयाँ दे रहे हैं। और जैसा कि स्पूरियस दवाइयों का बहुत ज़्यादा मैटर हो रहा है और हर जगह स्पूरियस दवाइयाँ बेची जा रही हैं, तो इसी के चलते वहाँ पर सारी जांच की गई और जिन लोगों ने अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाया चिकित्सा से संबंधित, उनको फिलहाल बंद करा गया है। ऐसी 3 दुकानें मेरे द्वारा बंद कराई। और रुड़की हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की ने साथ ही एमओयू साइन किया है। यहां पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के गौरवपूर्ण 175 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आईटीआई रुड़की ने शैक्षणिक पार्टनरशिप के लिए विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। इसी के अंतर्गत केवल 5 संस्थाओं को स्थान मिला, जिसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की ने भी अपना स्थान सुनिश्चित किया। दरअसल संस्थान की ओर से निदेशक डॉक्टर ब्रिजमोहन सिंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आईटी प्रोफेसर संजीव मनहास और प्रोफेसर अरुण कुमार ने 175 वर्ष की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ कार्यक्रम में सभी चयनित संस्थाओं के उच्च अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से डॉक्टर ब्रिजमोहन सिंह ने अपने विचार प्रकट किए और इस एमओयू के द्वारा संस्थान के प्रबंधक, निरीक्षक और शिक्षक को छात्रों में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला है। इस अवसर पर कोर के अध्यक्ष जेसी जैन ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्रों और शिक्षकों के कठिन परिश्रम का परिणाम है। जिनको अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया जाए लेकिन वहां से रिजल्ट निकलने की उम्मीद नहीं होती, जैसे कहते हैं ना कि गन्ने को बार बार पेलो लेकिन उसमें से जूस कुछ हद तक निकलता है, तो उन्होंने भी असेस किया कि कहाँ हम अपने एनर्जी को लगाएं कि हमको फायदा होगा। 2 इयर्स जो बच्चा कोर्स से निकल के जाएगा, ही विल बी ऑलमोस्ट कंपैटिबल विद आईआईटी स्टूडेंट्स। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये मामला सामने आने के बाद से लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई और लखनऊ के मड़ियाव थाने में संघ कार्यालय के कर्मचारी की तहरीर पर यह मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल तहरीर में बताया गया कि व्हाट्सएप के जरिए सोमवार की रात 8 बजे लखनऊ और उन्नाव के संघ कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई। व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक के जरिए ये धमकी दी गई है और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि यह धमकी ऐसे वक्त पर दी गई जब नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि ये सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं और इसी के साथ ही पार्टी ने एक्शन लेते हुए जहां नुपुर शर्मा को एक तरफ सस्पेंड कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में
कानपुर में भी इसी बयान को लेकर एक हिंसा भड़क गई थी। दरअसल एक निजी चैनल पर डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय के बीच खासा आक्रोश देखने को मिला है। तो वहीं इसी कड़ी में कानपुर में भी एक हिंसक झड़प देखने को मिली, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके नुपुर का जो ये बयान रहा, उसमें न सिर्फ देश भर से प्रतिक्रिया सामने आई, बल्कि विदेशों में भी, खासतौर पर अरब के जो मुल्क है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय भी अब इस बयान को लेकर जो तीखी प्रतिक्रिया विदेशों से सुनने को मिल रही है, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दरअसल आरएसएस संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी व्हाट्सएप के जरिए दी गई है। बहरहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अब कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच कानपुर हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच और तेज होती जा रही है। इस केस में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 6 जून तक कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अब पिछले 24 घंटों के दौरान 12 और लोगों को पकड़ा गया। और दूसरी तरफ पत्थरबाजी में कानपुर पुलिस का भारी खौफ नजर आ रहा है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पत्थरबाजों के पोस्टर चस्पा करने के बाद अब बेहद ही खौफ देखा जा सकता है। हिंसा में शामिल सल्लू नाम के एक युवक ने करनैलगंज थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस द्वारा जारी हुए पोस्टर में 13 नंबर पर फोटो उसका लगा हुआ था और पुलिस ने अब कल शाम को ही सल्लू के बड़े भाई और बहनोई को गुम्मू खां होते हुए हिरासत में लिया है। इसी के बाद देर रात को सल्लू ने थाने में सरेंडर किया और वीडियो में पत्थर फेंकते हुए वो नजर भी आया है। यूपी पुलिस ने 40 संदिग्ध लोगों की तस्वीरें जारी की। आरोप है कि ये सभी लोग इस हिंसा में शामिल हुए थे। पुलिस ने अब ये वीडियो के आधार पर कुछ ऐसे पत्थरबाजों की पहचान भी कर ली है जिन पर हिंसा में शामिल होने की बात कही जा रही है। इस वीडियो फुटेज को निकालकर पोस्टर के रूप में पुलिस ने कानपुर की चौकियों और सड़कों पर चस्पा कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा से खबर सामने आई है, जहां ताजनगरी आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने भैंस के वंश से भरे हुए कंटेनर को पकड़ लिया है। पुलिस के हवाले कर दिया गया इस कंटेनर को। और आपको ये भी बता दें कि हिंदूवादी संगठन के लोगों को सूचना मिली थी कि एक कंटेनर जिसमें दर्जनों की संख्या में भैंस के बच्चों को ले जाया जा रहा था। और उसके बाद संगठन ने, जो लोग हैं संगठन के, उन्होंने इस कंटेनर की सूचना मिली उन्हें और इसके बाद उन्होंने इस कंटेनर को पकड़ लिया, जिसमें दर्जनों भैंस वंश ठूस ठूस कर भरे हुए थे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि भैंस वंशों से भरे हुए इस कंटेनर की सूचना मिलते ही थाना ताजगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और भैंस वंशों को चौकी पर ले आया गया। गाड़ी को तत्काल ही खाली कराते हुए भैंस वंशों को पेड़ की छांव में बिठाया गया और फिर उसके बाद पशु चिकित्सक को बुलाकर घायल भैंस के बच्चों का इलाज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों से इन पशुओं के चारे के लिए भी बात की गई, तो उसके इंतजाम करने की बात कहते रहे। लेकिन तकरीबन 2 घंटे बीत जाने के बाद तक भी इन पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने तहरीर लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी। हमारा किया गया हो या हमारे कहीं भी उसके किसी के फोटो से भेज लो, हम आप क्या कह सकते हैं? हमारी तरफ से हंगामा नहीं किया गया है। मामला क्या था, आप क्यों आए यहाँ? कि मामला ये था कि हमारे आने से पहले पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग करा और प्रशासन ने जो मरे हुए पट्टे थे उनको साइड में कर दिया गया और जो सही थे उनको इलाज करवा रहे हैं वो लोग। और हमको सूचना ये मिली थी हमारे लड़कों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, कि एक ट्रक के अंदर जो कि उसके अंदर खून निकल रहा है, उनका पीछा किया तो उसके अंदर पट्टे हैं और बता रहे 150 से लेकर 200 पट्टे छोटे ट्रक के अंदर भरे हुए थे। इसलिए उसको यहाँ रोका गया और पुलिस प्रशासन ने जो उनका राइट बनता था उस तरीके से कार्य किया। सामू मोड़ पे जो गाड़ी पकड़ी गई है सुबह कैंटर, उसमें करीब 150 से 200 के लगभग बच्चे थे, उसमें पशु गौवंश भी थे, उसमें कुछ तड़प के मर भी गए उसमें। तो सुबह गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उसमें पुलिस वालों ने हमें रोका, लेकिन ना कि गाड़ी को रोका, उस गाड़ी को रोका, हमें मारा और डंडे लेके पुलिस वाले हमारे पीछे भागे कि आप कितने भी नेता बुला लीजिए, कितना भी आप अपनी टीम बुला लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, हम पैसे इनसे ले रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। तो हमें भी भागना पड़ा।
हाँ, वीडियो वायरल हम कर देंगे, आज है हमारे पास भी। और खबर रायबरेली से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही गरीबों की जान की दुश्मन बन गई है। एक निजी नर्सिंग होम लूट का अड्डा बन गया है, जिसे ना स्वास्थ्य सुविधाओं का और मानक का पूरा ख्याल है और ना ही उन्हें प्रशासन का कोई खौफ है। आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा ही एक ताजा मामला नेहरू नगर स्थित फिनिक्स नर्सिंग होम में देखने को मिला है। यहाँ पर पीड़ित के अनुसार उसने अपनी पत्नी का अबॉर्शन एक आशा बहू के माध्यम से 10,000 रुपए देकर करवाया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के दौरान कोई कैंची या फिर किसी अन्य औजार की वजह से उसे रक्त का स्राव हो गया और दर्द होने लगा, जिसकी वजह से परेशान हो गए। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर से इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अबॉर्शन का असर लगभग 36 घंटे तक रहता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और पीड़ित महिला को परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पीड़ित महिला को कोई असर नहीं हुआ और पीड़ित महिला का रक्त स्राव होता रहा, उसे दर्द से निजात नहीं मिली, जिसके बाद रायबरेली जिला चिकित्सालय इमरजेंसी में महिला को दिखाया गया। महिला की हालत को देखकर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, लेकिन आशा बहू द्वारा फिनिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर से फोन पर बात करने के बाद दोबारा लखनऊ ना ले जाकर फिनिक्स हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कराने की बात कही गई। इस बीच पीड़ित के अनुसार डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन मेरे यहां हुआ है, केस मेरा है तो ठीक भी मैं करूंगा। इसी के बाद 2 दिन तक महिला को अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि पीड़ित पक्ष से 90,000 रुपए हॉस्पिटल द्वारा और ऐंठे गए। इस बीच महिला की हालत गंभीर हो गई, जिसे देखते हुए लखनऊ के लिए महिला को रेफर कर दिया गया, पर इसी दौरान महिला की मौत हो गई है। ये शिकायत मिलती है तो उसको तुरंत जांच कराई जाएगी। और पीड़ित का कहना कि अभी तक उसको कहीं मिला नहीं है, कहीं मुझे जा चुका है और उसको यहाँ से रिफर कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज के, और वापस फिर फिनिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कॉल करके उसको बुला लिया। और जो भी है वो हमारे पास तक आए, कंप्लेंट करे या कोई कितनी शिकायत करे या बताए, उसको तुरंत जाँच कराई जाती है। सर, आरोप ये भी है कि वापस दोबारा बुलाने के बाद भी पीड़ित से पैसे ले लिए गए। तो जांच का विषय है कि क्या हुआ है, कभी तथ्यों का कोई खुलासा होगा कि क्या तथ्य नहीं। सर, ऐसे नर्सिंग होम के खिलाफ जांच के बाद अगर कथित तौर पर पाए गए, आरोपी पाए गए तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नियमानुसार कार्रवाई। बढ़ते अगली खबर की ओर, बदायूं से खबर सामने आई है, जहां जिला कारागार में कैदी की आत्महत्या से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। हालांकि इस मामले में जिला अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है, और दरअसल जेल में रविवार को खुद को फांसी लगाकर जान दे देने वाले कैदी की लाश की आंखें गायब मिली हैं। आपको बता दें, इस दौरान जिला जेल में गैंगस्टर मामले में 4 साल के लिए निरुद्ध कैदी ने रविवार दोपहर को बाथरूम में थैले के प्लास्टिक और गमछे से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी होने पर जेल सुरक्षा कर्मी कैदी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जेल प्रशासन ने मृतक कैदी के परिजनों को सूचना देकर बुलाया, और मिली सूचना के आधार पर परिजन भड़क उठे और उन्होंने कहा कि जब मॉर्चरी में कमरे में ताला बंद था तो फिर दोनों आंखें शव से कैसे गायब हो गई। इस बात को लेकर परिजनों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। इसमें एसडीएम के द्वारा अब जांच भी चल रही है। अभी मेरे संज्ञान में आया है इस बात का, तो ज्वाइंट रूप से हम सीएमओ साहब के साथ भी इसका भ्रमण किए थे मर्चरी का, और हमारे डीआरओ साहब जो आए हुए हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, उनके तरफ से ये देखा गया है। तो बाकी तो जांच तो कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की जो जाली डबल लिंक में थी, दो पर्दों में जाली थी, वो जाली टूटी हुई थी, और बाहर भी गंदगी बहुत है, तो हो सकता कोई दुर्घटना जो जंगली जानवर की आ सकते हैं। लेकिन ये पूरी जांच का प्रक्रिया होने के बाद ही ठीक से पता चलेगा कि पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट थी, यहाँ थी कि नहीं थी, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अध्ययन कर लिया जाएगा तो आपको इसकी सूचना देगी। अभी मेरे संज्ञान में आया है इस बात का, तो ज्वाइंट रूप से हम सीएमओ साहब के साथ भी इसका भ्रमण किए थे मर्चरी का, और हमारे डीआरओ साहब जो आए हुए हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, उनके तरफ से ये देखा गया है। तो बाकी तो जाँच तो कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की जो जाली डबल लिंक में थी, दो पर्दों में जाली थी, वो जाली टूटी हुई थी, और बाहर भी गंदगी बहुत है, तो
हो सकता है कोई दुर्घटना जो जंगली जानवर की आ सकते हैं, लेकिन ये पूरी जांच का प्रक्रिया होने के बाद ही ठीक से पता चलेगा कि पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट थी, यहाँ थी कि नहीं थी। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अध्ययन कर लिया जाएगा तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। अभी मेरे और अब खबर सोनभद्र से है, जहां पर रेणुकूट के मिताली क्लब में बनारस से आए हुए विद्वानों के द्वारा गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम में सुंदरकांड सेवा समिति के सौजन्य से रेणुकूट के मिताली क्लब में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जहां सर्वप्रथम पंडित विद्याकांत पांडे के द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बनारस के प्रसिद्ध रामायणी गोपाल तिवारी और मोहन तिवारी द्वारा सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया गया, तो वहीं कन्या पूजन कर भंडारे का भी शुभारंभ किया गया है। इसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और काफी भव्य तरीके से इस आयोजन का लुत्फ उठाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां गांव तोरा में शराब के नशे में पिता ने कमरे में सो रही अपनी बहू और बेटे और मासूम पोते और पोती को बाहर से बंद कर दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, तो वहीं ग्रामीणों ने चिल्लाने की आवाज सुनी और उठते ही धुएं को देखकर वो परेशान हो गए। आपको ये भी बता दें, ग्रामीणों ने सबको बाहर निकाला और इसके बाद निजी अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हालात गंभीर होने पर उन्हें जयपुर हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। एसओ ताजगंज के अनुसार पुलिस जानकारी के बाद लगातार नजर बनाए हुए है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और खबर बरेली से है, जहां पर रहने वाले पान सिंह को जरा सी कहासुनी को लेकर गांव के ही दीपेंद्र, ननुहा, अनिल नाम के दबंगों ने घर में लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। इससे शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है और मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की एक नहीं सुनी। आरोप है कि पीड़ित ने आज एसएसपी के सामने पेश होकर अपनी व्यथा सुनाई है और पीड़ित का यह कहना है कि इस मामले में थाना आमला पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही पीड़ित का मेडिकल तक नहीं करवाया गया और ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। बहरहाल एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने मुकदमा लिखकर आदेश दिए हैं। बोलने की स्थिति में नहीं हो। लाड़ी मारी है रे। फिर कितने मारी? जितेंद्र ने, धीरेन्द्र ने, अनिल ने, धर्मपाल को काटा था। पुलिस ने थाने गए आप? पुलिस ने क्या करा? और करते हैं अगली खबर का। तेलंगाना से खबर सामने आई है, जहां पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अभी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कल 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया गया। पहला मामला सामने आया है रामगोपालपेट थाने में और दूसरा राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया। दोनों ही मामलों में आरोपियों पर बहला फुसलाकर रेप करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि रामगोपालपेट इंस्पेक्टर सुदोलू ने बताया है कि हमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से शिकायत मिली है कि इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली एक नाबालिग के साथ 23 साल के व्यक्ति ने बहला फुसलाकर रेप किया। इस दौरान अब पॉक्सो एक्ट के तहत और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरा मामला राजेंद्र नगर सर्कल के वहां से सामने आया है, जहां पर सर्कल इंस्पेक्टर कनकैया ने कहा कि हमें एक नाबालिग लड़की की शिकायत मिली कि 1 महीने पहले ही थिएटर के अंदर एक नाबालिग लड़के ने उसके साथ बहला फुसलाकर रेप किया। उस आरोपी पर भी पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर किशोर को ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया है। साथ ही बताते चले कि हैदराबाद में रेप की घटनाओं पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि हैदराबाद की यह घटना काफी दुखद है। पुलिस अब नाबालिगों को सुरक्षा देने में फेल रही और पहला ऐसा मामला संज्ञान में लेते हुए तेलंगाना डीजीपी को पत्र भी लिखा गया था। पुलिस ने पहले इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो वहीं तेलंगाना राज्य महिला आयोग ने भी किशोरी से हुए सामूहिक रेप के मामले में सोमवार को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट देने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से इस मामले में रिपोर्ट मांगे है। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग दोषियों को कड़ी सजा देने में पक्ष में है और वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा। इस बीच राज्यपाल तमिलिसाई
सुंदरराजन ने रविवार को मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से 2 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। गौरतलब है कि पिछले महीने की 28 तारीख को एक पब में गई किशोरी के साथ एक वाहन में 3 किशोरों समेत 5 लोगों ने कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया था। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नियम कानून बना देने से कुछ नहीं होता, बल्कि काम ऐसा हो कि सभी लोग उसे स्वभावतः करने लगे। लेकिन चीन का ही पता कर लीजिए, हम चीन गए थे तो वहां भी इसके संबंध में अनुभव मिला। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि सबका अपना अपना विचार है, पर हमारा इस पर अपना विचार है। सबको जागरूक कीजिए, तभी फायदा होगा। लड़की जब पढ़ लेगी तो सब ठीक होगा। नीतीश कुमार ने आगे ये भी कहा कि जब सरकार में हम लोग आए थे तो प्रजनन दर 4.3 था, जो कि अब घटकर 3 पर आ गया है। 2012 और 13 में इसका पूरा अध्ययन कराया गया और पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तब प्रजनन दर देश का और अपने यहाँ का भी 2 था। अगर पत्नी इंटर पास है तो जो देश का प्रजनन दर है उससे भी थोड़ा कम रहा। उसी समय लड़कियों को और शिक्षित करने का काम शुरू किया गया और उसी का नतीजा है कि लड़कियां पढ़ने लगी और अब प्रजनन दर राज्य में घटकर 4.3 से 3 पर पहुंच गया है। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको जारी रखेंगे और 4-5 साल में प्रजनन दर 2 पर पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें जनता दरबार में कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। आपको ये भी बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना के साथ ही बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग की। जातिगत जनगणना को लेकर हुए कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के बाद अब राज्य के वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि जातिगत जनगणना तो अब हो ही रही है, अब जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बिहार में लागू हो जाए, ताकि बिहार में जिस रफ्तार के साथ एक धर्म की आबादी बढ़ रही है उसकी जानकारी भी जनता के सामने आए। अब इसमें जरा भी देर नहीं होनी चाहिए और बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए। और इस बीच एक खबर आगरा से सामने आई है, जहां पर DIOS मनोज कुमार ने बताया कि यूपी की 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं के लिए ये अच्छी खबर है। इस बार परीक्षा परिणाम देखने के लिए उन्हें साइबर कैफे में दौड़ नहीं लगानी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार छात्र और छात्राओं को 10वीं और 12वीं के परिणाम ईमेल ID पर भेजने की तैयारी की है। शासन की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आगामी 12 जून तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं अपने ईमेल ID जुटाकर भेजें। यूपी में ये व्यवस्था पहली बार होने जा रही है और अब ईमेल ID पर परिणाम आएगा। ये निर्देश दिए गए हैं कि इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद सभी बच्चों की ईमेल ID पर ही उनके परीक्षा परिणाम घोषित करेगी। इसका आशय ये कदापि नहीं है कि जो हम पहले इस तरीके से परिणाम निकालते थे वो तो जारी रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ उनकी इंडिविजुअल बच्चे की ID पर उसका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।